ए प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में। आप बताइए। बस यार, चल रही है। ये तुम्हारा मैंने नया लेख पढ़ा यार, ऑक्सफैम रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए। आज उसको डिस्कस करते हैं ना। इंडियन इनइक्वालिटी पे उन्होंने काफी अच्छी रिपोर्ट निकाली है। हाँ हाँ। जिसमें उन्होंने बताया भी है कि हिंदुस्तान में कैसे असमानता बढ़ रही है। अमीर लोग बहुत जल्दी से अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। तो ये क्या क्या देखा तुमने उस रिपोर्ट में? हाँ सौरभ, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। मेरा इसमें विश्लेषण ये है कि इस टाइप की रिपोर्ट्स का प्रॉब्लम डेफिनेशन करेक्ट है, और जो हम्म। उन्होंने ढूंढा है वो सच में प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो हम्म। सॉल्यूशन रेकमेंड करते हैं ना कि आप एक हम्म। संपत्ति कर डाल दीजिए, और संपत्ति कर डालने से बस आप जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा ले सकते हैं, और वो पैसा आप गरीबों को दे सकते हैं। वो जो हम्म। सॉल्यूशन है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और इसके लिए मेरे पास चार कारण है, तो मैं चार कारण अच्छा, बताऊं आपको। हाँ। ठीक है। तो ये बाय द वे, सबसे ऑक्सफैम क्या, ये इवन पिकेटी की पूरी बुक ही उस बारे में थी, अगर हाँ तुमको याद हाँ हो तो। जिसमें उसने एक बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वेल्थ टैक्स लगाना ही एक सोल्यूशन है, सिर्फ अगर वेल्थ, और वो वेल्थ ग्रेटर देन इनकम, उसका ये था कि वेल्थ को आप, वो भी अच्छे काफी रीजन है, वो मैं बताता हूँ। पहले तुम अपने रीजंस बताओ। हाँ। हाँ। और सौरभ, हाँ, पिकेटी की किताब के बाद ये काफी कॉमन हो गया है कि हर बार एक ऐसा विश्लेषण आता है कि अ, अमीर लोग बढ़ गए हैं इस साल, और हम्म। जो 50% का निचला तबका है आर्थिक तौर पे, वो सिर्फ 6% इनकम का हिस्सा है, वगैरह वगैरह, है ना। तो हम्म। इस टाइप के कंपैरिजन किए जाते हैं, और इसका सोल्यूशन ये दिया हिंदुस्तान में जाता तो है कि और, हाँ, हिंदुस्तान में तो और चौंकाने वाले हैं कुछ, कि जो टॉप के 100 लोग हैं, शायद वो नीचे के 30 करोड़ जितना कमाते हैं या समथिंग, या उनकी हाँ संपत्ति उनके बराबर है, कुछ इस तरीके का। हाँ। तो उस टाइप का कंपैरिजन से जो नेक्स्ट स्टेप रेकमेंड किया जाता है कि आप अमीरों से पैसे लेके टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने से आप गरीबों को बांट सकते हो पैसा, और आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो हम्म। मैं इससे सहमति नहीं रखता, और इसके मैं चार कारण देता हूँ। तो सबसे पहले हम्म। तो ये बात एकदम भी नई नहीं है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये। तो आप हाँ। 1970 71 का बजट स्पीच ही देख लीजिए इंदिरा गांधी का, तो उनमें साफ साफ क्या है कि टैक्स पॉलिसी से ही हम समानता भी ला सकते हैं। तो इसीलिए आपको याद होगा, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स 45 to 65% था तब, वेल्थ टैक्स था 5% का, इनकम टैक्स जो हाईएस्ट ब्रैकेट था वो सरचार्ज आप मिला दे तो 97.5% का था, और कुछ हाँ। 10 स्लैब थे इनकम टैक्स के। तो हम ट्राई हम्म। कर चुके हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हाँ। नया है। हाँ। और हाँ। उसकी वजह से भी जो गरीबी हटाओ नारा था, गरीबी तो हटी नहीं भारत की ना, हाँ। मतलब हाँ। तो ये उससे तो हम ट्राई सॉल्व कर ही चुके हुआ। हैं, ऐसा नहीं कि हमने आज तक ट्राई नहीं किया। ये इस हाँ तरीके की टैक्स नीति हम कर चुके हैं और देख चुके हैं कि काम नहीं करती। लोगों की थोड़ी मेमोरी जो है शॉर्ट है, उनकी थोड़ी दोबारा दौड़ानी पड़ेगी कि भैया, हम यंग कंट्री है ना, भूल जाते हैं। हाँ। तो इसके और क्यों ऐसा हुआ सौरभ, उसके भी अच्छी समझना जरूरी है। एक तो, हाँ। अगर आप पूंजी पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाए ना, तो पूंजी तो ज्यादा आसानी से पलायन कर सकती है। श्रम आसानी हम्म। से पलायन नहीं कर सकता। आप सीधे जॉब नहीं कर सकते मलेशिया में, अगर यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, आपके कैपिटल है, और अगर मैंने आपको 97.5% टैक्स लगाया, तो आप जाके मलेशिया में कंपनी खोल देंगे, या फिर मलेशिया में बिल्कुल। जो कि हुआ था ना, ऐसे काफी कंपनीज थे बिल्कुल। तब। बिल्कुल। तो जो बिल्कुल। पूंजी पर आप कर लगाते हैं, वो जाके श्रम पर एक कर लग जाता है। तो इसीलिए हम्म। बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि इतना आप टैक्स न लगाए कि वो पूंजी कर श्रम कर बन जाए। दूसरा, हम्म। अगर आप इतनी हाई टैक्स लगाएंगे तो टैक्स की चोरी भी होगी, आपको पता ही है कौन देगा हम्म। 97.5% हम्म। मार्जिनल टैक्स। बिल्कुल। और तीसरा, ऐसा भी नहीं है कि ये पॉलिसी जब भारत ने लगाई उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा टैक्स मिला। नॉमिनल टैक्स रेट हम्म। 97.5% था, पर इतने एग्जेम्पशन है थे सौरभ, हर टैक्स में, क्योंकि हम लोग टैक्स पॉलिसी को अलादीन का चिराग समझते हैं। वो उससे आप कुछ हम्म। भी मांग लो वो मिल जाएगा। तो हम लोग को टैक्स हाँ। पॉलिसी से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी चाहिए, हमको इनइक्वालिटी भी कम करना है, हमको उससे और कई कई ऐसे हाँ। उद्देश्य आपको पाने हैं। तो ऐसा हम हुआ ये भी कि चाहते हैं कि हम ये भी चाहते हैं कि लोग सब इंश्योरेंस किया करें। ये टैक्स पॉलिसी का उद्देश्य है कि सब लोग इंश्योरेंस हाँ किया करें।
और हाँ कितने ही है, मतलब आप बीसीओ हाँ। ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि एग्जेम्पशंस इतने हैं कि वो एग्जेम्पशन की वजह से सरकार को ज्यादा पैसा भी नहीं मिल पाया, हालांकि टैक्स रेट इतना ज्यादा था। तो ये सबसे पहला कारण है, हम लोग ट्राई कर चुके हैं और ये नहीं। और बाय द वे, ये भारत की ही कहानी नहीं है, यूएस यूके में भी बहुत लोगों को पता नहीं है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नॉमिनल टैक्स रेट था वो उतना ही था, 90% के अराउंड ही था। और तब तो वर्ल्ड वॉर था, तो एक नैरेटिव भी था कि ज्यादा टैक्स करना चाहिए, लेकिन उसके बाद से सब देशों को ये रियलाइज हुआ है कि सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाने से ये सही सोल्यूशन नहीं है, कई बार श्रम पर ये कर लग जाता है, और इसी वजह से धीरे धीरे करके सब देशों ने अपनी टैक्स रेट कम किए हैं। और जो अभी प्रिंसिपल है वही है, ब्रॉडन द बेस लोअर द रेट। रेट कम होना चाहिए, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से ठीक से फेयरली टैक्स ले पाए, वही सॉल्यूशन। तो ठीक है, ये एक कारण। दूसरा सौरभ, अक्सर लोगों को लगता है कि यार टैक्स लगाना बहुत सिंपल है, एक किसी को कर लगा दो, नया कर लगाया बस, और फिर वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कर की लागत बहुत ज्यादा होती है सौरभ, इजी नहीं होता। एक्चुअली किसी भी कर की 3 टाइप की लागत होती है, एक प्रशासन लागत, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एक अनुपालन लागत, कंप्लायंस कॉस्ट, और तीसरा इकोनॉमिक एफिशिएंसी कॉस्ट। तो हर बार हम लोग जब टैक्स डिजाइन करते हैं तो सोचना पड़ता है कि आप ऐसा टैक्स डिजाइन कीजिए कि ये 3 लागत कम हो, और लागत को कम रखते हुए भी आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए उस टैक्स की वजह से। अब वेल्थ टैक्स में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये तीनों लागत बहुत ज्यादा है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे प्रशासन लागत, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, आप सोचिए किसी अमीर इंसान के पास बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, और आप लगाने दिया वेल्थ टैक्स। अब आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि वो आर्ट वर्क को आप ये पता कर वैल्यू पाए करें। कितनी कीमत है उसकी। हाँ, आपको, हमको बिल्कुल। तो, मुझे तो समझेगी ही नहीं वो आर्ट, ठीक है, तो मुझे काफी टैक्स अथॉरिटी को भी नहीं समझेगी, तो उनको पहले तो कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी उन सब चीज। तो कई सारी चीजें होती है संपत्ति में जो इतनी आसानी से आप उसका वैल्यू नहीं कर पाते, है ना। तो उसी से रिलेटेड है अनुपालन लागत। आप सोचिए कई बार लोग इक्विटी भी इन्वेस्ट करते होंगे किसी स्टार्टअप में वगैरह वगैरह, तो वो तो थोड़ी नोशनल वैल्यू है ना, आप उस पे वेल्थ कैसे लगाएंगे। और तीसरी बात ये भी होती है कि सब लोग पैसा ऐसे कैश में तो नहीं रखते, या फाइनेंशियल एसेट स्टॉक्स में तो नहीं रखते, लोगों की रियल एस्टेट होती है, लोगों का और भी भारत के बाहर भी इन्वेस्ट किया होता है। तो आप कैसे, अगर आप और टैक्स इस पे लगाने लगे तो आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी कॉस्ट भी होगी, लोग इन चीजों में पैसे लगाने लगेंगे, शायद भारत के बाहर लगाने पड़ेंगे। तो वेल्थ टैक्स स्पेशली पूरे विश्व में एक्सपीरियंस रहा है कि ये सब लागत बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए धीरे धीरे करके देशों ने कम किए हैं या एलिमिनेट किए हैं। तो ये भी इसीलिए मैं इसमें सहमत नहीं रखना। तीसरा कारण सौरभ ये है कि सिर्फ टैक्स थोड़ी ना सरकार के पास एक जरिया है पैसा बढ़ाने का, और हम लोगों ने इसके ऊपर एक एपिसोड भी किया है। अगर प्रॉब्लम ये है कि अगले 1-2 साल में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए उन लोगों को मदद करने के लिए जिन पे कोविड का बहुत ही बुरा असर हुआ है, तो उनके लिए तो सरकार वैसे भी कर्जा उठा ही रही है ना। और मैं उससे उससे भी सहमति तो नहीं रखता, लेकिन अगर 1-2 साल और कर्जा उठाना पड़े, अगर हमको इमीडिएटली रिलीफ देनी है तो ठीक है, और कोई जरिया और कोई ऑप्शन नहीं है, ये 1 सदी में होने वाली एक आपदा ही है हमारे पे, तो ठीक है, मतलब तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे कई बार लोगों को लगता है कि एक ही जरिया है सरकार को और खर्च कर पाने का, और वो है कि और नए टैक्स खड़े कर दिए जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। चौथी बात यह है सौरभ कि वो एक फेमस स्पीच है ना, आप कि अगर आपके पास एक हथौड़ा है तो आपको हर प्रॉब्लम एक कील की तरह दिखती है। इफ यू हैव अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। वैसे ही मुझे यहाँ पे लगता है कि शायद लोगों को लगता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो प्रॉब्लम है, और मुझे भी मैं भी मानता हूँ, और उसे कम करना है। अब
अगर आप वो सॉल्यूशन लेकर आ जाए तो आपको हर चीज लगती है कि ये करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये वेल्थ टैक्स करने से आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे। मुझे लगता है अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ सही में कम करना है तो 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको और भारत में हो रहा है, हम लोगों ने रोहित के साथ एक एपिसोड भी किया था कि मार्केट कॉन्सेंट्रेशन कई इंडस्ट्रीज में बढ़ रहा है, तो वो अगर हमें कम करना है तो हमें कंपटीशन लॉ पर ध्यान देना चाहिए। हम ऐसी कई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही होंगी जिनकी वजह से एक ही कंपनी 1000 बिजनेसेस कर रही है, अलग अलग वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रहा है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो वेल्थ टैक्स नहीं है, वो तो वेल्थ टैक्स देके कंसंट्रेशन कम नहीं होगा, वो तो और वेल्थ टैक्स देके बाकी लोगों को आने से रोक देंगे। तो हमें कंपटीशन लॉ स्ट्रेंथन करना है ये। और दूसरा, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम करना है, आपको टैक्स ज्यादा कमाना है, तो जैसे कि मैंने बताया आप एग्जेम्पशंस कम कर दीजिए। आपकी टैक्स पॉलिसी को आप अलादीन का चिराग मत समझिए। टैक्स पॉलिसी का सिर्फ ये उद्देश्य होना चाहिए कि फेयरली आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके एट लोअर रेट्स ऑल्सो। तो एग्जाम्पशंस कम करने से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये 4 कारण है सौरभ, इस वजह से ये जो सोल्यूशन है उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और मुझे लगता है कि एक और चीज है, हम अक्सर सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई ऐसी एक फ्री मार्केट है जिसमें आई मीन एक तो कंपटीशन वाली बात तुमने बिल्कुल ठीक कही जिसकी वजह से फर्क पड़ता है, पर मुझे लगता है कि सरकार की भी जो नीतियां हैं उनका हमको बड़ी बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए कि वो जो नीतियां हैं क्या वही तो इस टाइप की इनइक्वालिटी का कारण नहीं बन रही। और मुझे तो इनफैक्ट टैक्स में, और इसकी कोई अभी स्टडी नहीं है, मुझे लगता है करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सेस इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं और उसकी वजह से गरीबों पे ज्यादा असर हो रहा है और अमीरों पे कम। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप गरीब अमीरों पे, अमीर हमेशा तरीका ढूंढ ही लेंगे टैक्स से बचने का, लेकिन आपको टैक्स कम करने से गरीबों को ज्यादा फायदा होता है हमेशा। तो अभी आप देखो, मतलब स्पेशली अभी का डेटा बड़ा ही खतरनाक है। पूरा देश गरीब हो रहा है लेकिन जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती जा रही है। तो भाई जब देश गरीब हो रहा हो तो सरकार का टैक्स बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? तो सौरभ, आपने जो कहा एक्चुअली इसके ऊपर शोध हो रहा है, और जैसा कि काफी लोग कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो मतलब इनकम पे टैक्स होता है, या तो कॉर्पोरेट का हो या इंडिविजुअल्स का हो, वो ज्यादा हिस्सा होना चाहिए टैक्स बास्केट में। लेकिन भारत में थोड़ा उल्टा हो रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर जो हमारे कंजम्पशन पे टैक्स लगते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी वगैरह से बेहतर हो रहा है। वो भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कॉम्पोजिशन में ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और अनुपात गड़बड़ है। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि, और देखिए ना, एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की कीमत, वो तो हर आदमी दे रहा है, हर औरत दे रही है, जो भी अमीर हो या गरीब। तो वो हमें ये करना है कि हमें डायरेक्ट टैक्स ढंग से कलेक्ट करना है। हर इंसान, सबसे पहले तो मैं कहूंगा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे, हम लोग क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि दिखाते हैं कि मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और वो टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं। तो वो चीजें हमें ठीक करनी है। बिल्कुल, लेकिन बाय द वे मैं एग्रीकल्चर पे इतना नहीं मानता, क्योंकि एग्रीकल्चर पे काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, जैसे जो मंडी टैक्स वगैरह। तो वहां पे भी कुछ उन्होंने इस तरह से देखा कि इनकम टैक्स बंद कर दिया और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे एग्रीकल्चर पे काफी टैक्स होते हैं। तो हमेशा समहाउ मुझे लगता है, काफी लोगों को हिंदुस्तान में लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स लो ताकि सब लोग दे दें, लेकिन उससे गरीबों पे बहुत फर्क पड़ता है। उससे कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाते हैं, छोटे कंपनीज के, स्टार्टअप्स के। बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनके हमेशा तरीके होते हैं इन सब चीजों से निपटने के। तो मेरे को लगता है कि पिछले कुछ सालों की जो पॉलिसी है वो काफी फॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है। लोगों को, एक खासकर हिंदुस्तान की मिडिल क्लास को, एक बड़ी दिल में दुख रहता है कि हम टैक्स देते हैं, दूसरे लोग नहीं देते, इनसे भी लो। लेकिन वो जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी में कन्वर्ट हो रही है, और वो पॉलिसी मेरे हिसाब से जो है, ये जो हमको पिछले कुछ सालों में खासकर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है उससे दिख रही है। और दूसरा, सरकार ने दिखाने के लिए बाय द वे इनकम टैक्स भी बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाए। अभी टॉप स्लैब इनकम टैक्स वगैरह की काफी हाई है, और तुम देखोगे पिछले 4-5 साल में अमीर लोगों का जितना पलायन हुआ है हिंदुस्तान से वो अनप्रेसिडेंटेड है।
तो अमीर आदमी तो निकल भी सकता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा हाँ, बेचारा। तो ये हाँ, दोनों ही चीज हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है कि अमीर लोग या तो टैक्स बचा लें या छोड़ के चले जाएं, और गरीब आदमी जो है वो और गरीब हो जाए या उसको स्टार्टअप का कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाए। तो ये आई मीन हमको बहुत ज्यादा सेल्फ आई मीन सेल्फ इंस्पेक्शन की जरूरत है, इसमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो इस बात पे खत्म करते हैं आज की पुलियाबाजी। हमने ऑक्सफैम से शुरू किया था, हमने उनकी उस पे तो नहीं की अग्री, पर हाँ हमारी भी काफी शिकायतें हैं। हाँ। पर सौरभ, एक और चीज है, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए असमानता और आर्थिक वृद्धि के बारे में। तो हम्म जैसे बहुत सारा डेटा है इसके ऊपर कि ज्यादा लोग कहते हैं कि ग्लोबल इनइक्वालिटी है, और ग्लोबल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है कि वेल्थ टैक्स लगा दो हर देश में और उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हाँ मतलब कम हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर डेटा ये कहता है कि ज्यादातर आर्थिक असमानता है जो है वो देशों के बीच की है, देशों के भीतर हम्म की नहीं। ये बहुत हम्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप एक गरीब देश में इतने अमीर लोग ही नहीं ढूंढ पाओगे कि आप वो गरीबी कम कर सको, तो आपको अगर बिल्कुल सॉल्यूशन, और इसका बहुत सारे डेटा है कि आप कहाँ जन्म लेते हैं वो बहुत कुछ डिटरमिन करता है आपके लाइफ आउटकम्स, तो आप किस देश में जन्म लेते हैं। और बिल्कुल। कई जो दूसरी टाइप की असमानताएं होती है ना, लिटरेसी ले लो, हेल्थ आउटकम्स ले लो, मैटरनल मोर्टेलिटी, ये सब आर्थिक असमानता से एकदम कोरिलेट करती हैं। तो अगर आप एक चीज हम्म ठीक कर दो, आर्थिक असमानता से नहीं, आर्थिक इनकम से, आपकी इनकम्स कितनी हम्म होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप एक चीज ठीक कर लो, इनकम्स विद इन द कंट्री बेहतर हो जाए, तो हम्म आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अगर आप 10 15 20 साल का नजरिया ले तो आर्थिक वृद्धि के अलावा हमारे पास कोई और उपचार नहीं है। तो उसे ही बिल्कुल हमें बिल्कुल। बेहतर करना है, वही एक इंजन है जो कि गरीबी हटा सकता है। और हमने देखा भी है, इसका एक थंब रूल भी है, 1% जीडीपी ग्रोथ से करीबन 20 लाख लोग गरीबी की सीमा से ऊपर उठते हैं। तो हमें उस पर हम्म ध्यान देना है, उसे ही ठीक करना है, उसे और बेहतर बनाना है, जिससे कि ऐसे हम्म जॉबलेस ग्रोथ वगैरह जो लोग कहते हैं वो ना हो। पर अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा और कोई चारा नहीं है जिससे हम लोग असमानता या गरीबी को कम कर पाए। बिल्कुल। अब वो और वो हमने देखा भी कुछ, आई मीन 2000 से लेके 2012 तक का डेटा है ना, कुछ 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा से ऊपर आए उन 10-12 सालों में। लेकिन पिछले 6 साल 2012 के आगे से ऐसा नहीं हो रहा है ना प्रणय, ये भी चिंता की बात है। हमारा 6-7% ठीक है, ग्रोथ रेट कम हुआ, लेकिन उसके बाद जो है जो ये नंबर था बाहर आने वाला पॉवर्टी से, वो कम हुआ। तो मुझे लगता है कुछ फंडामेंटल माइंडसेट में हिंदुस्तान में चेंज आया। हम लोगों ने कुछ चीजें करी, शायद सोच के नहीं करी, लेकिन जो भी किया हमने, ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नाम से या जो भी, उससे हमारी क्वालिटी जो है, जो आउटकम हम ही को मिल रहे थे, हमने देखे हुए हैं। कोई कोई काल्पनिक आउटकम नहीं है। हमने 30-40 करोड़ लोग को ऊपर लेके आए, और उसके बाद में वो सेम 30-40 करोड़ तो रिपीट नहीं हुआ पिछले 10 साल में। तो ये हाँ, हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और ये सिर्फ पैंडेमिक नहीं, पैंडेमिक से पहले भी था। तो हम सिर्फ कोरोना को दोष नहीं दे सकते, कोरोना तो पिछले 10 साल में सिर्फ 2-3 साल की बात है। तो ये हाँ। हमको बहुत सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने क्या किया, क्या ठीक कर रहे थे, उससे लेसन लेना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि क्या बदला, जिस जो कि हमने कहाँ पे हम चूके भी हैं। हाँ सौरभ, और इसके लिए भी बहुत डेटा है। एक तो जैसा कि हमें पता है ग्रोथ ही कम रही है, और जो प्राइवेट ग्रोथ कम, हाँ इन्वेस्टमेंट भाई। है 2011 से लेके, जो निजी निवेश रहता है वही इंजन रहता है किसी भी हम्म इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक इंजन हम्म का, वो 2011 से कम ही होता जा रहा है। आई थिंक 2011 में जो था उसके कंपैरेटिवली अभी आधा हो गया है, ऐसा कई अच्छा। डेटा है। तो अगर निजी निवेश नहीं होगा ना इकोनॉमी में, तो फिर सरकार कितना निवेश कर पाएगी? सरकार नहीं, सरकार का सरकार बेहतर सरकार तो तो मेरे ख्याल से सरकार से नीति का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ये नहीं कि वो कहीं पैसे तो पेड़ में नहीं उगते ना, मनमोहन सिंह ने बोला था हाँ, फेमस। हाँ। तो निजी निवेश क्यों कम हुआ है, आई थिंक वो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, हमें देखना चाहिए। हम्म अगर वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ग्रोथ भी बेहतर होगी। और हाँ, ग्रोथ को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, उसमें तो कोई दो हाँ राय नहीं है, लेकिन ग्रोथ हाँ। तो पहले करो। हम लोग नहीं नहीं नहीं, तीन वो चीज चार बात है। परसेंट की ग्रोथ पे हैं। हाँ। हाँ हाँ, लेकिन प्रणय ऐसा तो कोई हर्डल रेट नहीं है ना कि 8% के ग्रोथ पे बहुत गरीब कम हो रहे थे और 5% पे जीरो हो गए। हम्म अनुपात में कुछ होना चाहिए था ना। तो वो थंब हम्म रूल हमारा कहाँ गया 1% पे 20 लाख वाला।
चलो भाई 8% पे जो है 1.5 करोड़ हो रहे थे, तो 5% पे 1 करोड़ लोग तो आने चाहिए थे ना साल के। तो वो तो हो ही रहा होगा सौरभ। नहीं नहीं एक्चुअली नहीं, ये नहीं हो रहा था। हमारे पास नहीं, एक तो पहली बात है हमारे पास डेटा नहीं है इसके ऊपर। अभी आप अच्छा। देखेंगे पॉवर्टी जो एक लास्ट एस्टिमेट है वो हम लोगों का था 2011 पे के बेसिस पर था। उसके बाद करेक्ट। अभी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह स्टार्ट किया है। तो हम अच्छा। लोगों जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, बेसिकली हम्म पॉवर्टी कैसे हम मेजर करते थे वो चेंज हो गया है। हाँ, तो अभी जो हम्म, हमारे पास रेट एक बेसलाइन डेटा है वो NFHS 5 के बेसिस पर है। लेकिन एक अच्छी बात ये की है सरकार ने कि हर 3 साल में अब NFHS होगा और उसके अच्छा। बेसिस पे ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स लाया जाएगा। तो अगर हम लोग वो मेजर ही नहीं करेंगे तो हमें हमें पता कैसे ढंग से चलेगा। पता ही नहीं पड़ा। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव डेटा पॉइंट होना चाहिए हमारे सब पॉलिसीज का, है ना। अगर हम लोग बिल्कुल। गरीबी ही नहीं कम कर पा रहे तो क्यों है सरकार, मतलब और कोई हाँ हाँ। उद्देश्य नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। तो हर 3 साल में इसका शायद आएगा डेटा। और ये मल्टी जो मेजर है ये सिर्फ आर्थिक गरीबी को नहीं मेजर करता है, ये बाकी आउटकम्स को भी देखता है, हेल्थ एजुकेशन वगैरह को। तो हम्म। अब हमारे पास शायद ये डेटा पॉइंट बेसलाइन तो है और हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका रिजल्ट आएगा कुछ 1-2 साल में तो हमें पता पड़ेगा पैंडेमिक का इम्पैक्ट क्या हुआ है। हाँ, वो ठीक है, पर पुराना तो इस पे लंबी वाली पुलियाबाजी करेंगे, कोई एक एक्सपर्ट को बुला हाँ के ये चीज की गहराई में जाना चाहिए हमको, और गहराई बिल्कुल। आजकल काफी न्यूज में चल रहा है, तो हम गहराई में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो। चलिए, अपने दर्शकों को और श्रोताओं को आज की ये छोटी पुलियाबाजी जो थोड़ी सी बड़ी हो गई है उससे नमस्कार। थैंक यू। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, good friend of the show, good friend of Cyrus and myself, Mangalam Mallu is on. He's the assistant editor and anchor at CNBC TV 18, and he and Cyrus discuss how the budget of 2022 affects us all. On This Round is on me. We flip the script as Gauri is a guest on her own show. Check it out as Kavita Rajwade, my co-founder at IVM Podcast, hosts this very special episode. On Misconduct, Ragvi and Nisha are joined by Priya Mirza. She's the host of the Longest Constitution podcast. They take a close look at the former Prime Minister of India, Indira Gandhi. On Audio Gyan, Kedar talks to Dr. Simin Patel. She's the co-founder of the Bombay Wala Historical Works. She talks about how she picks out the most interesting stories to showcase. And on Tere Mere Raste, Kesha tells us the amazing transformation of the ravaged land of Purnapani. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible.